हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत, रचना व कार्यविधि, जो कि हर साल 3-4 सेट में ये कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब की बार भी ये पूछे जाने वाला है। तो देखिए क्या है ट्रांसफार्मर। आपने जो बिजली के खंभे होते हैं उन पर ट्रांसफार्मर देखा होगा। वो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, जो लाइन होती है 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट से पहले 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तब आपको वो लाइट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अंदर का, बाहर से तो ट्रांसफार्मर को देखा होगा, लेकिन उसके अंदर की क्या मैकेनिज्म है आपको नहीं पता है। तो देखिए अंदर की मैकेनिज्म आज आपके समझ में आने वाली है। मैकेनिज्म तो समझ में आएगी भी, पूरा इंटरेस्ट भी आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में भी इसको लिख कर आएंगे और ये क्वेश्चन आएगा भी। 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए अंदर इस प्रकार की कुंडलियां होती हैं। कुंडलियां कैसी? तो सबसे पहले आप ये जो बॉक्स टाइप का ये जो देख रहे हैं, ये एक आयताकार बॉक्स होता है इस प्रकार से। अब ये बनता कैसे है? बनेगा देखिए ऐसे, ये जैसे कि क्या है, ई है इस प्रकार की। यदि हम एक पतली पत्री को लें नरम लोहे की और ये दूसरी पत्री लें, यदि इस प्रकार की दोनों पत्तियों को इस प्रकार से सटाकर मिला दें, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पत्तियां ही आपस में मिल गई, तो इस प्रकार से हमें एक बॉक्स टाइप का देखने को मिलता है। ये जो आप बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, बहुत सी इसमें पत्रियां लगाई जाती हैं। उन पत्रियों को तले ऊपर जब रखते हैं, नरम लोहे की पत्रियों को, पट्टियां बोले, पत्रियां बोले, जो भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब बहुत सी पत्तियों को जब रखते हैं एक के ऊपर सटाकर एक, ठीक है, आयताकार रूप में एक प्रकार का बॉक्स टाइप का ये बन जाता है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स पे जो कॉपर होती है, कॉपर की जो तार होती है, उस कॉपर की तार को इस प्रकार से लपेटते रहते हैं, बहुत से फेरे लगा लेते हैं, तो वो बन जाती है कुंडली। ठीक है, हमने ये इधर एक कुंडली बनाई, ये इधर दूसरी कुंडली बनाई। इसमें 2 कुंडलियां बनानी पड़ती हैं। क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि एक में हम करंट देते हैं, जैसे कि 11,000 वोल्ट है, ठीक है, डायरेक्ट 11,000 वोल्ट से तो कोई उपकरण हमारा चलता नहीं है। पहले वो ट्रांसफार्मर के द्वारा 220 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। जब हम ये चार्जर वगैरह जो भी हमारे उपकरण होते हैं सब 220 वोल्ट पर काम करते हैं। ठीक है, तो 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, और वोल्टेज को बढ़ाने का भी काम ट्रांसफार्मर का होता है। और ध्यान ये रख लीजिए कि ये केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता पर काम करता है, दिष्ट वोल्टताओं पर ये कार्य नहीं करता। दिष्ट वोल्टता क्या होती है? जैसे बैटरी की करंट जो होती है ना, बैटरी इन्वर्टर पर जो लगी है, उस पर ये फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने इसमें 2 कुंडलियां बनाई हैं, प्राथमिक कुंडली और दूसरी ये द्वितीयक कुंडली। 2 कुंडलियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें तार के कुछ फेरों का खेल होता है। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी पड़ेगी। वोल्टेज बढ़ाएंगे, उच्च करेंगे, यानी कि तो क्या करना पड़ेगा? तार के फेरों की संख्या दूसरी तरफ, जो हम धारा को आउटपुट को ले रहे हैं ना, तो उधर तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी होगी। यदि हम धारा को कम करेंगे, कहने का मतलब है हमारे पास 11,000 वोल्ट है, उसको हमें 220 वोल्ट में करना है, तो इधर हमें तार के फेरों की अधिक संख्या लगानी पड़ेगी। जिधर हम करंट को दे रहे हैं, इधर से हम सप्लाई कर रहे हैं पहले 11,000 वोल्ट, और इधर को हम ले रहे हैं 220 वोल्ट, तो इधर तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी होगी और इधर तार के फेरों की संख्या कम लगानी होगी, तभी करंट डिक्रीज पॉसिबल है, यानी कि घटानी पॉसिबल है। यदि हम इसमें तार के फेरों की संख्या कम लगाएंगे तो कम होगी वोल्ट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया क्या 2 कुंडलियां बनाई जाती है और तार के फेरों का भी खेल समझ में आ गया। तो जो प्राथमिक कुंडली होती है उसको बोलते हैं एनपी, यानी कि एनपी क्यों बोलते हैं? एन का मतलब है कि उसमें, एन का मतलब फेरे और पी का मतलब प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, क्लियर, और एन एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। क्लियर? एनपी एनएस, ये भी समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाए जा सकते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो पहले थ्योरी समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कि जो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति या उपकरण बोल सकते हैं, एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया। अभी हमने बात बताई थी, वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा कैसे? जैसे कि आपके इन्वर्टर पर स्टेबलाइजर है, वोल्टेज बढ़ाते नहीं बढ़ाते, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। और हम वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। जो खंभों पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट पर काम एक करने में काम आता है, ये कौन सा होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं,
यानी कि वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये इसका काम होता है। क्लियर, इतनी सी बात लिख देनी है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर इस प्रकार इसलिए यूज किया है क्योंकि ये दिष्ट वोल्टताओं पर काम नहीं करता है। दिष्ट वोल्टता बोले तो डीसी करंट, जो बैटरी की करंट होती है, इसमें ये फेल हो जाता है। कोई ट्रांसफार्मर इसमें वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने ये बात लिख भी दी है इसके सिद्धांत में, ट्रांसफार्मर अनुन्वय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने के काम आता है, दिष्ट वोल्टताओं को के लिए उपयोगी नहीं है। ये हमने बात लिख भी दी है। तो देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये अनुन्वय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनुन्वय प्रेरणा कैसे? जैसे कि हमने इधर प्राथमिक कुंडली में जो 11,000 वोल्ट दी, ठीक है, इस कुंडली में 11,000 वोल्ट आ गई। उसके बाद ये धारा इसमें इस दूसरी कुंडली में कैसे जाएगी, सारा खेल इसका है। ये जाएगी अनुन्वय प्रेरणा के सिद्धांत पर। ये अनुन्वय प्रेरणा सिद्धांत क्या है? जैसे ही हमने इसमें धारा इसको दी तो प्राथमिक कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो वो चुंबकीय फ्लक्स जो है द्वितीय कुंडली में भी होकर गुजरेगा, और द्वितीय कुंडली में जैसे ही होकर गुजरेगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित धारा, वही धारा वो हमारा क्या है, आउटपुट होती है। ये होता है अनुन्वय प्रेरणा सिद्धांत। क्लियर, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बताया था। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्ट को उच्च करने के काम आता है, जो 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, वो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई मतलब वोल्टेज को कम करने में काम आता है, जैसे कि इन्वर्टर पर जो स्टेबलाइजर लगा होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्च मतलब उच्च करने के काम आता है, अपचाई मतलब घटाने के काम आता है वोल्टेज को। ठीक है, उसके बाद उच्चाई ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बढ़ा करता है, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर उच्च करता है वोल्टता को। उसके बाद अपचाई में मतलब उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, यानी कि घटाने का काम करता है। तो यहाँ पर घटाने बढ़ाने का जो काम होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसके डायग्राम को। ये क्या है, एनपी और ये है एनएस। सारा खेल इन कुंडलियों का होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाए तो क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई के लिए भैया इधर जो है तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी पड़ेगी। मतलब वोल्टेज इधर बढ़ा रहे हैं तो अधिक लगानी पड़ेगी, और घटा रहे हैं तो इधर तार के फेरों की संख्या कम लगानी होगी। कहने का मतलब ये है, यदि हम उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाएं तो एनएस का मान बड़ा होना चाहिए एनपी से। ठीक है, यदि हम अपचाई ट्रांसफार्मर बनाएं यानी कि वोल्टेज को कम करें तो इसका मान बड़ा हो, एनपी का मान बड़ा होना चाहिए एनएस से। सारा खेल इनका एनपी और एनएस का है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर को बोले तो। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर उच्चाई ट्रांसफार्मर बना रहे तो उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए हमें एनएस का मान बड़ा रखना पड़ेगा एनपी से। यहाँ पर आप देख लीजिए डायग्राम से। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए एनएस का मान, इनमें तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ रखना होगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को घटाएंगे तो इधर तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी होगी, यानी कि एनपी का मान बड़ा होगा एनएस से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि अपचाई के लिए कि एनपी का मान बड़ा होगा एनएस से। क्लियर, इतना समझ में आएगा। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए इसकी रचना देख लेते हैं क्या है कि ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि नरम लोहे की पट्टियां लगाई जाती है। नरम लोहे की ही क्यों? क्योंकि नरम लोहे की इसलिए ताकि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके, वो हीट होकर कॉपर खराब ना हो। तो ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित रोड बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था ई के आकार की जो पट्टियां होती हैं, और जिस पर तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग कुंडलियां यहाँ पर बनाई है तांबे के तार को लपेटकर। ठीक है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो इस प्रकार से थ्योरी में लिख देना है कि जिस पर तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राथमिक कुंडली होती है इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता से इधर जोड़ दिया जाता है, यानी कि एसी करंट जो 11,000 वोल्ट देनी होती है उसको दे देते हैं, और फिर आउटपुट में 220 वोल्ट की उम्मीद कर लेते हैं। वो तार के फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि आप उसकी पीडीएफ चाहिए तो आने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 2026 के लिए जैसे हमारा बैच चला था उसी प्रकार से 2027 के लिए हमारा बैच चलने वाला है। हमने क्रैश कोर्स चलाया था और एक शक्ति बैच चलाया था, उसी प्रकार से हमारा 2027 में भी शक्ति बैच और क्रैश कोर्स आने वाले हैं। तो आने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड जरूर करें।
तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए देखिए क्या कंडीशन होगी, तार के फेरों की जो कुंडलियों की खेल है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर कुंडलियाँ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने बनाई कुंडलियाँ, ठीक। इसी प्रकार से इसमें बना लीजिए, ये हमने बनाई 2 कुंडलियाँ बना लेंगे, ठीक है। प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीय कुंडली। मान लो ये प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, माना कि ये सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली PS, ठीक है। प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन कुंडलियों में हमने लगभग बराबर फेरे लगा दिए, लेकिन हम बराबर नहीं लगाएंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए हमने बताया था क्या करना पड़ेगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज को हम उच्च कर रहे हैं, तो वोल्टेज को उच्च करने के लिए द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी पड़ेगी। तो हम द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक लगाएंगे, ठीक है। इधर तार के फेरों की संख्या कितनी लगानी पड़ेगी, अधिक लगानी होगी, ठीक है। इधर से इधर ज्यादा लगानी होगी। तो कहने का मतलब है कि NS का मान बड़ा होना चाहिए NP से, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। उसी प्रकार से वोल्टेज का भी सेम वही खेल होता है, और VS का मान बड़ा होना चाहिए VP से, ठीक है। यानी कि इधर बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे। पहले हम ऊंचाई में वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक लगाई। अब हम घटा रहे हैं तो अब उल्टा कर देंगे इसका। कहने का मतलब है कि NP का मान बड़ा होना चाहिए NS से, ठीक। और वोल्टेज का भी सेम इसी प्रकार से कि BP का मान बड़ा होना चाहिए VS से, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे इसकी कार्यविधि देखेंगे। क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती वोल्टा से जोड़ दिया जाता है तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने बताया था जो अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत जो होता है वो यही तो है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को, जो प्राथमिक कुंडली थी हमने AC सोर्स जो दिया था उसको, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली को हमने क्या किया है, AC सोर्स दे दिया है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें दे दी है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ पर लिखा है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिया जाता है तो प्राथमिक कुंडली के में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। कि यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए, बार बार हम डायग्राम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में जाए। कहने का मतलब है जब इसको प्रत्यावर्ती वोल्टा से प्राथमिक कुंडली को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें एक, जैसा ही हमने इसमें करंट फ्लो करी तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स में उसके परिवर्तन होने लगेगा, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और इस विद्युत वाहक बल के कारण इस जो द्वितीय कुंडली है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही क्या है, अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही थ्योरी लिखी है, बिल्कुल यहाँ पर देखें ध्यान से कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। पहले क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो जिसको बोलते हैं आउटपुट। उसके बाद देखिए फैराडे के नियम से, फैराडे का हम नियम लगाएंगे और ट्रांसफार्मर की इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, उसमें 2 कुंडलियां थी, तो पहले हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल मानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको स्मॉल e से डिनोट करते हैं, तो हम प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं तो EP बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर द्वितीय कुंडली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ES बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ये सारा खेल होता है तार के फेरों पर, यानी कि यहाँ पर तार के फेरे N है, प्राइमरी कॉइल की बात चली है तो प्राइमरी PNP, और ये होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T के, इस प्रकार से गुणनफल के। उसके बाद देखिए विद्युत वाहक बल, और ये होता है माइनस में, ठीक। तो यहाँ पर भी ये माइनस में, तो यहाँ पर क्या है NP है, और यहाँ पर S की बात चली है सेकेंडरी कॉइल की तो NS, तो उसी प्रकार से ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, ठीक है। यदि हम समीकरण 2 से 1 को डिवाइड कर दें तो हमारी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 1, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर आप देखिए समीकरण 2 क्या है ES, और समीकरण 1 क्या है EP, ठीक है।
इसको ध्यान रख लीजिए, ESEP। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ES और यहाँ पर आएगा EP इक्वल टू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर था N, S की बात चल रही है तो S डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, और यहाँ था हमारा NP प्राइमरी कॉइल की बात चली तो प्राइमरी, यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। कहने का मतलब है यहाँ पर देख लीजिए, हमने समीकरण जो 2 है, 2 से 1 को डिवाइड करा, फिर यानी कि भाग करने में यहाँ पर रखा है, बस कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस और ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ES अपॉन और ये आएगा EP इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद यदि हम इसको जो विद्युत वाहक बल होता है यानी कि ES और ये EP ये हो जाता है वोल्टेज के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे कि VP यानी कि BS और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा BP। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको ओर में करके, ठीक है, ओर में करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे VS इक्वल टू यहाँ पर NS और ये हो जाएगा VP और ये हो जाएगा NP, ठीक है। केवल हमने ESEP के स्थान पर VSBP रखा है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन निकल कर आ जाती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अब ये VSBP ये क्या है? VS देखिए द्वितीय कुंडली में वोल्ट था, BP क्या है प्राथमिक कुंडली में वोल्ट था, NP क्या है प्राथमिक कुंडली में फेरोक संख्या, NS क्या है द्वितीय कुंडली में फेरोक संख्या, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हो जाती है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार से वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।